नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस हम वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकेंड। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसमें हमने डिस्कस किया है ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक हिस्ट्री एंड एप्लीकेशन। ओके, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए आज का हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट फर्स्ट जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया, वो मेरा ऑनलाइन करियर का पहला वीडियो था। वैसे मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ 5 साल से डिफरेंट इंस्टीट्यूट में और यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये मेरा ऑनलाइन करियर में पहला वीडियो था, तो थोड़ी बहुत हेजिटेशन थी, बट आगे के वीडियो में ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इसमें ऑनलाइन करियर में भी पढ़ाने का आदत हो जाएगा तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऑफलाइन में जब आप पढ़ाते हैं तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, जब वहाँ पे सामने बच्चे होते हैं, एट ए टाइम आपका डाउट उनका डाउट सॉल्व हो जाता है। बच्चों को पता होता है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, हमें पता होता है बच्चों को हम समझा पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे सामने नहीं है, फिर भी हमें सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। तो इस वजह से थोड़ी बहुत हमें लगता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ा पाएँ। तो इस वजह से इधर उधर थोड़ी बहुत फर्स्ट क्लास में हो गया था, और ज़्यादा नहीं, प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा थोड़ी बहुत इधर उधर हो गया होगा, बट इट इज़ अ क्वाइट कंसिडरेबल बिकॉज ये मैथ का क्लास है। ओके, तो आगे का वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। कॉन्सेप्ट को पिछले क्लास में पूरी अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया, बट प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत इधर उधर हो गया। ओके, सो उसके लिए सॉरी, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो अब हम आते हैं पिछले क्लास के कुछ डाउट पे, उसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लास में एक बच्चे का डाउट था कि सर आपने पिछले क्लास में सिर्फ हाइट फाइंड आउट करने के लिए बताया था। जैसे मैंने पिछले क्लास में एक एग्जांपल लिया था कुतुब मीनार का हाइट पता करने के लिए। ओके, तो उन्होंने बोला सर ये जब हमें ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें हमें हाइट पता हो लेकिन बेस हमें फाइंड आउट करना हो, तो हम कैसे करेंगे, और बेस हमें फिजिकली मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उसका मैं उनको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि जैसे ये ये समुद्र है। ओके, और इसमें ये एक बोट है। ओके, ये बोट है और इस पे ये पिलर लगा हुआ है सेंटर में। ओके, और ये एक शिप है, ये एक बड़ा शिप है। ओके, और इसका ये टॉप है। अब मुझे इस शिप और इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। ओके, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो क्या हम पानी के अंदर ये डिस्टेंस फिजिकली मेजरमेंट करना पॉसिबल है? नहीं, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा इसका मेजरमेंट करना पानी के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से इसके टॉप से हम इसके टॉप से इसके टॉप को हम मिला देंगे, इस पिलर के टॉप से इस पिलर के टॉप पे मिला देंगे। ओके, और फिर हम इसे इस तरह से मिला देंगे। अब जबकि हमें पता है कि ये हाइट, तो जैसे शिप का ये पिलर है तो शिप का पिलर का तो हाइट हमें पता होगा। तो जब ये हाइट हमें, ये परपेंडिकुलर ये हाइट हमें पता है, और ये एंगल यदि मुझे पता चल जाए, ओके, ये एंगल पता चल जाए, तो क्या मैं ये नहीं निकाल सकता कॉस के फॉर्मूला से? ओके, तो ये बिल्कुल निकाल सकता है, ये कॉस के फॉर्मूला से। अभी हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आज का टॉपिक ही मेरा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, तो ये एंगल यदि हम पता कर ले, और एंगल कैसे पता करना है वो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। एंगल हम इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये एंगल और ये हमें पता हो जाए तो हम इस डिस्टेंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल था हमें जब बेस, कभी कभी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे बेस हम फिजिकली मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल था कि आपका पानी में ये दोनों सिस्टम है। ओके, और इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना इजी ट्रिग्नोमेट्री से हम निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। यदि मैं पानी में मेजरमेंट करने जाए तो कितना डिफिकल्ट होगा, इवन मेजरमेंट भी नहीं किया जा सकता है, एग्जैक्ट तो नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, बट हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से बिल्कुल ईजी से निकाल सकते हैं। अब मैं आता हूँ, अब मैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने इस पिछले क्लास में दिया था आपको कि इसका कमेंट सेक्शन में बताना। और वो क्वेश्चन क्या था कि मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज, जो यदि एग्जैक्ट आपको नॉलेज चाहिए तो आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए। और उसको दो कौन कौन सा है, एक तो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और एक क्वाड्रेंट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं पिछले क्लास में बताया था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस, ये हाइट। ओके, तो मैंने बोला था कि इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके,
इसका एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये यही मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही क्यों होता है। ओके, और क्यों, और बाकी और इसमें हम हाइपोटेनस क्यों नहीं ले लिया, ठीक है, या कोई एंगल क्यों नहीं ले लिया। तो इस क्वेश्चन का हमने आपको जवाब मांगा था, बट मैं आज इसको बता देता हूँ यहाँ पे। तो इसका बस आप लॉजिक के थ्रू इसको प्रूव कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स लॉजिक ही है। रटने से तो मैथ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, यदि आप लॉजिकली सोचोगे तो बहुत ईजी होगा। तो जैसे ये मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ओके, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये सॉरी ये हाइट, ओके, दिस इज द पी एंड दिस इज द हाइपोटेनस। तो आपने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा होगा कि क्या मैं इस पॉइंट से, ये मान लेता हूँ ए, ये बी, ये सी, क्या इस पॉइंट से मैं इससे आगे की ओर बढ़ा सकता हूँ, इसके पैरेलल, बी सी के पैरेलल, ओके। और क्या मैं सी पॉइंट को इस पॉइंट से, ये डी पॉइंट से हम इसको आगे की ओर फर्दर एक्सटेंड करके इसको मिला सकता हूँ। तो क्या ये बी सी और ए डी बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दिस एंगल इज 90 डिग्री, ओके। तो यदि ये 90 डिग्री है तो क्या ये दोनों का सम क्या होगा, 45 नहीं होगा, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तभी तो एक ट्रायंगल के अंदर कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो ये 45, तो ये भी 45, तो 45 क्या होगा 90, ये 45, ये 45, ये 90, और ये 90, ये 90, ये 90, तो ये कितना होगा 90। तो आप कह सकते हैं कि ये एक क्या बन गया, रेक्टेंगल नहीं बन गया, ये शेप कैसा हो गया, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने के साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दिस वन इज ऑल्सो बी, ये दिस वन इज ऑल्सो पी। अब आपको ये तो पता ही होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब पी इंटू बी, ओके, पी इंटू बी। अब आप ये जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब रेक्टेंगल जो है वो कैसा फिगर है, एक सिमेट्रिक फिगर है। तो मतलब डायगोनल इसका जो AC है ये इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अब एरिया, आपको राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्या देखा था, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। तो इसका एरिया चाहिए, तो मैं पूरे रेक्टेंगल के एरिया को हाफ कर दूं तो ये नहीं पता चल जाएगा, बिल्कुल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू हाइट P इंटू बेस B। तो इसमें हमने दो का डिवाइड दे दिया, इसमें हाफ से हमने डिवाइड कर दिया रेक्टेंगल के एरिया में, तो हमें क्या पता चल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये लॉजिकल प्रूफ था, आप इसको सोच सकते थे, और जिनने सोचा होगा वो बहुत अच्छी बात है, आप मैथ को लॉजिकली सोच पा रहे हो। तो इसी तरह से आप मैथ पढ़ो, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और बाकी हम हैं ही आपके साथ। हाँ, एक बात और कि मैं पिछले क्लास में जब साइन का ग्राफ बता रहा था तो मैं वहाँ पे गलत बोल गया था। ये ग्राफ साइन का जब मैं बना रहा था तो मैं इसे एल्टीट्यूड बोल गया था, जबकि ये जो मैक्सिमम हाइट होता है इसको हम इसे एल्टीट्यूड बोलते हैं, एल्टीट्यूड, ओके, नॉट, सॉरी, अगेन मिस्टेक, एम्पलीट्यूड, ओके। बट इसे एल्टीट्यूड भी, हाइट को तो एल्टीट्यूड ही बोलते ही हैं, बट इसे एक स्पेशल टर्म्स दिया जाता है इसे, इसको साइन के ग्राफ में हम इसे एम्पलीट्यूड ही बोलते हैं, ओके। तो ये आप एक कंसीडर कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपना मेन टॉपिक, जो आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ओके। तो जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में पिछले क्लास में तो बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें राइट एंगल ट्रायंगल का नॉलेज रखना होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल का हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी कहाँ से आता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल से ही फाइंड आउट होकर आता है। वो कैसे, देखते हैं। मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ओके, ABC, इसमें ये दिस इज 90 डिग्री, और ये हमने एंगल अभी लिया है थीटा। तो यदि हमारा एंगल थीटा ये है तो हमारे लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा। और बेस कौन सा होता है, जो जो एंगल हम कंसीडर करते हैं उसके एडजेसेंट वाला जो होता है बेस होता है, और ये हाइपोटेनस, ओके। सो मैथमेटिशियन ने क्या किया कि उनने इसको, ये जो लेंथ आपको दिख रहा है साइड, इसके लेंथ को डिवाइड करना स्टार्ट किया, ओके। तो जब उनने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को डिवाइड किया P/H, ओके, तो इसका उनने नाम दिया, इस रेशियो का नाम दिया साइन
थीटा। साइन थीटा, साइन तो नोटेशन है जिसके बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया है, और ये थीटा कौन सा, ये एंगल, तो इसे हम ये क्या पढ़ते हैं, साइन एंगल ऑफ थीटा। ओके, इसे कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको कि साइन थीटा। ओके, यदि मैं साइन और थीटा ऐसे लिख दूं तो साइन का कोई मीनिंग नहीं होगा, दिस इज मीनिंगलेस। ओके, जब तक इसके साथ एंगल नहीं देते हैं। ओके, जैसे साइन ए लिखूं तो इसे क्या पढ़ते हैं, साइन एंगल ऑफ ए, तब ये मीनिंग देगा। यदि दोनों को सेपरेट कर दें तो कोई मीनिंग नहीं होगा। और हाँ, एक बात और, ये साइन ए जो है आप इसे ऐसे कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, कुछ लोग बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो साइन इंटू थीटा इसे पढ़ लेते हैं। ये साइन इंटू थीटा नहीं है, ये साइन ऑफ एंगल ए है, तो इसलिए ये पढ़ना हमारा करेक्ट होगा। ओके, साइन इंटू ए नहीं। तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो अब आगे आगे रेशियो देखते हैं। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को तो डिवाइड किया तो हमें उसे साइन थीटा मिला। फिर मैथमेटिशियन ने सोचा कि कभी बेस और हाइपोटेनस का भी तो रेशियो का जरूरत पड़ सकता है, तो बेस और हाइपोटेनस का भी रेशियो ले लिया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसे क्या नाम दिया, कॉस थीटा। ओके, कॉस इंटू थीटा नहीं, कॉस ऑफ एंगल थीटा, ऐसे पढ़ेंगे। ओके, फिर हमने पिछले क्लास में क्या बताया था कि टेन जो है वो टेंजेंट्स वर्ड से एब्रिविएट करके लाया गया है, और टेंजेंट का मतलब जो होता है वो होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, मतलब इन दोनों का रेशियो ही टेन कहलाया है। अब इन दोनों का रेशियो यदि मैं लूँ तो यहाँ पे ये बताऊँ, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो साइन थीटा और कॉस थीटा को यदि डिवाइड करें तो इन दोनों को देखो डिवाइड करोगे तो क्या होगा, नीचे से एच एच कैंसिल हो जाएगा, पी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पी अपॉन बी। तो ये पी अपॉन, और इसी को हम इसको क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला भी एक होता है टेन थीटा का। ओके, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो ये पी अपॉन बी जो है, इसे नया रेशियो, इस नए रेशियो का नाम क्या दिया, टेन थीटा, टेन थीटा। ओके, अब मैथमेटिशियन ने क्या सोचे कि कभी इनके इन्वर्स रेशियो को भी तो जरूरत पड़ सकता है, तो इनके रेशियो को क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। ओके, तो साइन का जब रेशियो इन्वर्स किया तो ये हो गया एच अपॉन पी। ओके, तो ये इसका नाम दिया कॉसेक थीटा, इसका नाम दिया कॉसेक थीटा। ओके, जब कॉस थीटा का रेशियो इन्वर्स कर दिया तो ये बन गया एच अपॉन बी, और इसे नाम दिया सेक थीटा। ओके, और जब टेन थीटा के रेशियो को इन्वर्स कर दिया तो ये यहाँ मैं लिख देता हूँ बी अपॉन पी, और इसे नाम दिया कॉट थीटा। ओके, तो ये आपको फॉर्मूले बिल्कुल रट्टा मार लेना है। रट्टा तो क्या मारोगे, आपको क्वेश्चन करते करते ये ध्यान हो जाएगा। तो शुरुआत में तो ये तीन रेशियो ही था। ओके, उसके बाद फिर इस रेशियो को इन्वर्स करके और ये तीन नया फॉर्मूला डिराइव कर दिया। ओके, तो ये है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कुछ नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल के रेशियो को ही क्या कर दिया, एक नया नाम दे दिया। कोई नया 30 मार्क हाँ तो है नहीं है जिससे कि हम डर जाएंगे। ओके ओके, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ और फॉर्मूले यहीं पे लिखा देता हूँ। जैसे अभी हमने क्या देखा था कि साइन के जो रेशियो था इसको इन्वर्स करके क्या नाम दिया था, कॉसेक। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ओके, क्यों, क्योंकि इसको वापस से यहाँ पे एच अपॉन पी रखोगे तो पी ऊपर चल जाएगा, साइन थीटा ही बन जाएगा। ओके, तो कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा, क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। इसी तरह से टेन थीटा का क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये तीनों भी आपको ध्यान रखना है, और ध्यान क्या रखना है आपको, तो आप कॉन्सेप्ट से पढ़ो तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ साइन आपको याद रखना है, कॉस याद रखना है, और टेन याद रखना है। और टेन भी मत याद रखो, साइन और कॉस याद रखो, बाकी सब डिराइव हो जाएगा। साइन आप याद रखोगे, कॉस से इनका डिवाइड कर दो तो टेन आप निकाल सकते हो। साइन पता है तो कॉस से इन्वर्स करके कॉसेक ला सकते हो, कॉस पता है तो इन्वर्स करके सेक ला सकते हो, टेन पता है तो उसका इन्वर्स करके कॉट ला सकते हो। ओके, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे इन्वर्स के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ से तीन और फॉर्मूले डिराइव होगा, वो आप लिख लेना यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे ये इन्वर्स है, यदि इन दोनों को क्रॉस मल्टीपल कर दो तो यहाँ से क्या फॉर्मूला मिलेगा हमें,
कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। इन दोनों का मल्टीपल कर दोगे तो क्या मिलेगा हमें 1। इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि साइन और उसके इन्वर्स का यदि मल्टीपल कर दें तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है 1। यदि कॉस और उनके इन्वर्स का मल्टीपल कर दें तो हमें प्रोडक्ट 1। एंड इसको बोलते हैं और टेन और कॉट को यदि मल्टीपल कर दें तो हमें मिलता है 1। तो ये आपको बेसिक आपको ध्यान। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? तो ये हमें इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका आगे बहुत यूज होगा और ये एक बार आप समझ लिए तो काफ़ी क्वेश्चन आप मिनट में कर सकते हो। तो ये हमने फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। आपको ट्रिगो में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही ड्राइव करना पड़ेगा। ओके, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाना इस तो सीख ही लो बढ़िया से। इसको आगे की ओर एक्सटेंड किया और इसको इससे हमने मिलाया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए नाम दे दिया, बी सी डी और ई। ओके, तो ये तो हमने क्या दो ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। और इस एंगल को हम मान लेते हैं क्या, ये थीटा अपना। ओके, और ये 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री। और ये जो आप थीटा देख रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। कैसे? ये दो ट्रायंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी। ये दोनों ट्रायंगल को आपको ध्यान से देखिए। तो इस दोनों ट्रायंगल में आपको ये थीटा तो कॉमन मिल रहा है क्योंकि ये दो थीटा क्या है, दोनों में बराबर है। अब ये 90 और ये इस ट्रायंगल में ये 90, तो मतलब ये एंगल बी एंगल सी भी बराबर है। तो क्या एंगल ई और एंगल डी बराबर नहीं होगा? कैसे? एक तो जैसे मैं एक आपको वैल्यू पुटिंग से बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कंसिडर सपोज मैंने थीटा 30 डिग्री मान लिया। तो इस ट्रायंगल को देखो, ए बी ई में ये 90 ये 30, तो ये कितना हो जाएगा 60। 90 30 120 60। राइट ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180, तो ये 60। इस ट्रायंगल का बात करें तो ये 30 ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60। तो आप ये चीज़ ध्यान रखोगे कि किसी भी दो ट्रायंगल के अंदर यदि दो एंगल उनके बराबर हो जाएं तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ओके, थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल। और इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, देखो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में जितना आप लॉजिकली सोचोगे उतना आपको प्रूफ मिलेगा। जैसे मैं ये एक एसी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। एसी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और एक स्ट्रेट लाइन पे हमने ये क्या किया है, एक सीधा वर्टिकल लाइन खींचा है, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। तो ये 90 तो ये भी 90 और ये भी 90, तो इसका मतलब ये एक क्या है, ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया। क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर, तो ये एक पैरेलल लाइन हो गया। और हम जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है, जैसे मैं इस एंगल को, इस आप लाइन को आगे की ओर बढ़ाओगे, इसको भी आगे की ओर बढ़ाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, तो ये आप ए डी क्या हो गया इसके लिए, ए डी इसके लिए ट्रांसवर्स लाइन हो गया। और आप जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। सो एंगल ई डी सी इक्वल टू ए ई बी। ओके, तो इस तरह से भी प्रूफ हो गया कि जब दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं। ओके, गुड। अब जैसा कि आपको पता होगा, कुछ स्टूडेंट को पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा, तो वो मैं ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट क्या डिफरेंस है। तो यदि कुछ लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, उनको ज़्यादा समझ में आएगा। और जिनको नहीं पता है उन्हें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस यहाँ पे आप सीख लो कि सिमिलरिटी क्या होता है। बाकी पूरी कॉन्सेप्ट में जब सिमिलरिटी पढ़ाऊँगा ज्योमेट्री में, उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। तो सिमिलरिटी में बस ये है कि यदि किसी दो ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हो जाएं तो वो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखो, ये छोटू ट्रायंगल, ये ए बी ई ट्रायंगल जो है, ये छोटू ट्रायंगल, और ये एक इसके कंपेरिजन में ये एक मोटू ट्रायंगल ए सी डी। अब ये छोटू ट्रायंगल और ये मोटू ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो गए हैं, तो ये क्या हो गया, आपस में समरूप हो गए, मतलब सिमिलर हो गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर, ये सिमिलर का साइन होता है,
ट्रायंगल ए सी टी। ओके, तो जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो हमें एक एक काफ़ी ब्यूटीफुल रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें निकलता है। और वो क्या होता है कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाता है। अब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखने का भी तरीका होता है। यदि आप उल्टा लिख दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लिखने बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं ज्योमेट्री में। बट यहाँ पे बस एक सिंपल बता देता हूँ कि ये एंगल थीटा है ना, तो आप कंसीडर क्या करना कि आप एंगल को लेकर चलना कि इस एंगल के, इस ट्रायंगल के अंदर हमने यदि ये थीटा लिया है और इस थीटा के सामने ई बी है, तो इसी ट्रायंगल में, ये बड़ी वाले ट्रायंगल में, मोटू ट्रायंगल में भी हम थीटा ही लेंगे और इसके सामने का साइड क्या लेंगे, डी सी। ओके, अब जैसे इस ट्रायंगल में, ये छोटू ट्रायंगल में यदि मैं ये एंगल लेता हूँ 90 डिग्री वाला, तो इसके सामने का एंगल कौन है, साइड कौन सा है, ए ई। और फिर यदि मैंने इस ट्रायंगल में 90 लिया तो इसके अंदर भी 90 ही लेना पड़ेगा हमें, तभी हमारा एक एक्यूरेट रिजल्ट निकल के आएगा। ओके, रैंडमली आप नहीं ले सकते कि पहला रेशियो तो मैंने इसका 90 ले लिया और नेक्स्ट जो रेशियो लिया हमने इसके थीटा वाला ले लिया, ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं यहाँ पे रेशियो लिखना स्टार्ट करता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियरिफिकेशन मिलेगा। जैसे मैंने इस छोटू ट्रायंगल में, ध्यान रखना, छोटू ट्रायंगल ए बी ई में हमने थीटा लिया, तो थीटा का सामने साइड कौन सा है, ई बी ई। ओके, बी ई। अब देखो, अब छोटू ट्रायंगल के अंदर मैंने ये थीटा लिया है, तो मोटू के अंदर भी हम पहले थीटा ही लेंगे। ठीक है, तो इस मोटू ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या है, डी सी, तो हमने कर देंगे डिवाइड में डी सी। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना है कि यदि मैं रेशियो में सबसे ऊपर जो लिया है हमने, न्यूमरेटर में यदि मैंने बी ई लिया है, मतलब छोटे ट्रायंगल का साइड लिया है, तो आगे जो रेशियो हम लिखेंगे उसमें हम सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल का ही हम साइड लिखेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके, तो अब हम इस छोटे वाले ट्रायंगल का 90 लेते हैं, तो इसका हम क्या लेंगे, इसके सामने साइड कौन सा है, ए ई, तो हम लिख दें ए ई। फिर इसके 90 के सामने कौन सा है, ए डी, तो हमने लिख दिया ए डी। और अब हम एंगल ये दोनों बचाए, तो ये 60 के सामने का क्या है, ए बी, तो हमने ए बी। ओके, और इस 60 के सामने कौन सा है, ए सी, तो ए सी। तो ये है हमारा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। ओके, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। ओके, अब इससे हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। ये तो हमारा सिमिलरिटी का, यहाँ पे मैंने समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, बट आपको यहाँ से आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि सिमिलरिटी क्या होता है। अब हम आते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट पे। सो अब हम ये दो का कॉम्बिनेशन लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें कॉम्बिनेशन लेंगे हम, तो देखो मेरा बी ई क्या है, बी ई परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ए डी क्या है हमारा, ए डी क्या है, ए डी हमारा है हाइपोटेनस। ओके, और ए ई क्या है, ए ई छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। तो क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीपल कर दूं तो एक हमें ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो बी ई। ठीक है, बी ई, थोड़ा सा राइटिंग मेरा ख़राब है, सो आप इसे कंसिडर कर लेना। मैं धीरे धीरे इसे सुधारने की कोशिश करूँगा, बट आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करो कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। बी और ए ई को इधर कर दे, ए ई डिवाइड में ए ई, और डी सी को इधर कर दिया, मतलब हमने सिंपली क्रॉस मल्टीपल कर दिया, डी सी अपॉन ए डी। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो आप, बी ई परपेंडिकुलर। ओके, और ए ई क्या है, हाइपोटेनस, ए ई क्या है, हाइपोटेनस। और डी सी कहाँ है, देखो डी सी ये मोटू ट्रायंगल का है परपेंडिकुलर, और ए डी मोटू ट्रायंगल का हाइपोटेनस। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं पढ़ा था, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस रेशियो को क्या हम लिख सकते हैं, साइन थीटा। ओके, अब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं इस दोनों का। ठीक है, तो इससे हमें क्या रिजल्ट आएगा, इससे हमें रिजल्ट आएगा, देखो ए बी, तो ए बी को हम ए ई को इस तरफ कर दो, ए सी को इधर कर दो, तो हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ से लिख दो ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए ई इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी। ओके, तो यहाँ से देखो, अब इस ट्रायंगल में देखना, ए बी इसका बेस है, छोटो ट्रायंगल का बेस, ए ई हाइपोटेनस है, अभी हमने देखा ए ई हाइपोटेनस, ए सी बेस मोटो ट्रायंगल का, ए डी हाइपोटेनस। तो अब बेस अपन हाइपोटेनस हमने क्या देखा था अभी,
क्या होता है, बेस अपन अपना कॉस थीटा, तो इसे हम देंगे कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन लो। तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन लेंगे तो यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, बी ई अपॉन ए बी इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी, और ये होगा tan थीटा। ठीक है, एंड सो ऑन। अब बाकी आप इसे फाइंड आउट कर लेना, यहाँ से आपको कॉसेक भी आ जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे और इसमें ए ही नीचे इधर की ओर करेंगे, इसके रेशियो उल्टा कर देंगे ना, तो हमें कॉसेक मिल जाएगा और कॉट मिल जाएगा और सेक मिल जाएगा। तो मतलब हम अभी हमने क्या देखा कि यहाँ से हमने इस ट्रायंगल के दो ट्रायंगल को सिमिलर करके हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने निकाल लिया, बट इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें क्या निकला जिसके लिए हमने इतना रायता फैलाया। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है, जो हमें ध्यान रखना है कि देखो हमने यहाँ क्या देखा कि बी ई अपॉन ए ई और इस डी सी अपॉन ए डी का रेशियो क्या है, बराबर है। मतलब बी ई अपॉन ए ई तो इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये ब्यूटीफुल ट्रायंगल ए ई बी। ओके, और डी सी अपॉन ए डी जो है वो इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो मतलब इनके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो हमेशा बराबर होता है, ये बड़े वाले ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो के बराबर होता है। कब? जब आपका थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब यदि एंगल सेम हो, यदि थीटा सेम हो, ठीक है, तो इस थीटा को एंगल मानते हुए कितनी भी ट्रायंगल ड्रॉ किया जा सकता है, उसका रेशियो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान रखना, रेशियो बराबर होगा। रेशियो बराबर होने का मतलब ये नहीं कि लेंथ बराबर हो जाएगा, लेंथ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन रेशियो बराबर होगा। ठीक है, जैसे ये आपको ये दिख रहा होगा, देखो बीई का लेंथ तो इसके कंपेयर में छोटा है, डीसी बड़ा है। ठीक है, और एई छोटा है एडी के कंपेयर में, लेकिन लेंथ तो डिफरेंट है, लेकिन रेशियो बराबर है। ठीक है, आप रेशियो आप समझ लें ना, रेशियो कैसे बराबर, जैसे मैं बोलूँ आपको 2/6, ओके, और 2/6 को मैं यहाँ पे और लिख सकता हूँ 3/9, ओके, 12/36। तो इन सबको यदि कैलकुलेट करो, देखो ये इसका क्या आएगा 1/3, इसका क्या आएगा 1/3, और इसका क्या आएगा 1/3। तो वैल्यू तो डिफरेंट है तीनों में, इसमें देखो 2/6 है, इसमें 3/9 है, इसमें 12/36 है, लेकिन रेशियो क्या है 1/3, 1/3, 1/3। तो यही मैं इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बात करना चाहता हूँ कि जब सेम एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, इसी तरह से ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए, देखो इसके भी रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सेम बी ई अपॉन बी अपॉन ए बी, सॉरी, ये भी बराबर है। ठीक है, रेशियो बराबर है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, हमारा जो ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि इट इज़ नाउ क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन द सेम। यदि एंगल सेम है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, हमेशा बराबर होते हैं, लेंथ के साथ वेरी नहीं करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो साइन थीटा हमेशा क्या है, रेशियो बराबर है, लेंथ के साथ वेरी नहीं कर रहा है, लेंथ तो वेरी कर रहा है। ये देखो ये इसके कंपेयर में बड़ा है, ये इसके कंपेयर में बड़ा है AC, ठीक है, लेकिन रेशियो क्या है, बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का कितना बड़ा एप्लीकेशन है, यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि यदि आपको एक बार थीटा पता चल जाए, या सॉरी एक बार यदि आपको रेशियो पता चल जाए इसका और इसका, तो इसी सेम रेशियो से आप कितने बड़े बड़े हाइट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे और इसको बढ़ा लिया तो क्या दिक्कत है, इसको और आगे की ओर बढ़ा लिया, तो ये सेम रेशियो क्या होगा, सेम होगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, ये 6 है, ठीक है, और ये 2 है, तो इन दोनों का रेशियो कितना है 1/3। तो ये कितना हो जाएगा। अब हमें आगे हम मेजरमेंट इसको नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, तो आगे इसका सिंपल सी इसके थ्रू क्या आ जाएगा कि रेशियो बराबर, तो रेशियो बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये ए क्या होना चाहिए, ए कितना होना चाहिए 12, तभी तो होगा ना बराबर रेशियो। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1/3। इसी तरह से यदि मैं ये 4 लेता हूँ, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट आप ध्यान करोगे तो आपको, शुरू से आप ध्यान से समझ रहे हो तो आपको जरूर समझ में आएगा। ये यदि 4 है, ठीक है, तो आपको ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है, सॉरी ये 8, तो 8/24 1/3। तो आप देख सकते हैं कि एक बार आपको रेशियो पता होने के बाद आप कितनी भी हाइट के इसे ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया। तो मतलब यहाँ से ये हुआ, तो
इससे हम ये इस तरह से समझें कि यदि कोई बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, एक बार मैंने इसकी रेशियो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, एंगल फाइंड आउट करके एक बार हमने रेशियो फाइंड आउट कर लिया, तो नेक्स्ट इसी सेम रेशियो का यदि हमें बिल्डिंग बनाना होगा तो उसमें हम इतना तामझाम नहीं करेंगे, इतना हम रायता नहीं फैलाएंगे, सीधा रेशियो क्या कर देंगे, इससे बराबर, इससे कंसिडर कर लेंगे। समझ में आया? और इससे भी आगे और बड़ी बिल्डिंग बनाना है तो भी हमें एंगल अब फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस रेशियो से ही आगे हम वैल्यू फाइंड आउट करके आगे जितनी भी बड़ी हमें बिल्डिंग बनाना हो हम वैल्यू फाइंड आउट करके बना सकते हैं। ओके, तो दिस इज द, आपको ये अब यहाँ पे ये पता चला ट्रिग्नोमेट्री का कितना बड़ा एप्लीकेशन है। ठीक है, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे। ओके, आज तो हमें क्वेश्चन कुछ इस पर डिस्कस करना था, बट आज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा जा रहा है, इस वजह से आज मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा, कल डिस्कस करूँगा नेक्स्ट पार्ट में। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए द डायनेमिक एजुकेशन। दिस इज़ रोहित साइनिंग ऑफ।